रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट्स रख रहा हूँ, ये ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग, ब्लड प्रेशर को आपने डिफाइन कैसे करना है। मेरी बात गौर से सुने। ब्लड प्रेशर को आप ऐसे डिफाइन करें कि द प्रेशर exerted on walls of vessels। देखिए, ब्लड जो फ्लूइड है ये वॉल्स ऑफ वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसको असल में क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हार्ट में तो 4 चैम्बर्स हैं जिसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। ये ब्लड प्रेशर कौन से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा? इसके लिए आप पहले सीख लें, इसके लिए आप ये याद कर लें कि दिस प्रेशर इज produced due to contraction and relaxation of लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ये लेफ्ट वेंट्रिकल इज द मोस्ट पावरफुल चैम्बर और ये डायरेक्ट अटैच है किस चीज के साथ? आयोर्टा इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। अब आपके पास 2 तरह की ब्लड प्रेशर है, एक को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे को कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में फर्क क्या है? ये सिस्टोलिक प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन की वजह से सिस्टोलिक प्रोड्यूस होता है। डायस्टोलिक कब प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो असल में एक कंट्रैक्शन की वजह से है, दूसरा रिलैक्सेशन की वजह से। बहुत सिंपल है, कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई होगा, क्योंकि जब चैम्बर कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड एक प्रेशर में आएगा किस चीज की तरफ? आयोर्टा की तरफ। और डायस्टोलिक की वजह से जो होगा वो क्या होगा? लो होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब इसको आपने मेजर करना है किस चीज में? मेजर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, इसके लिए आपने mm ऑफ Hg को याद करना है। अब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल, अब जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं वो पॉइंट्स ईटा के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ये होता है 120/80। और इससे पहले मैं पहले एक टॉपिक में क्लियर करा चुका हूं कि कौन से वेसल में ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है। वो असल में है इस टॉपिक में, हम इसको पहले कर चुके हैं। इसमें हम हाइपरटेंशन को लिंक करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे पीछे होते हैं बुक में, तो हम वो उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज हैं तो वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब हमने इसके साथ लिंक करना है हाइपरटेंशन को, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को, और हाइपोटेंशन को जो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर है, जो आपके बुक में डिजीजेज में दिए गए हैं। जरा गौर से मेरी बात सुने। ये तो नॉर्मल है 120/80। एक एडल्ट के लिए जब ये पहुंच जाए 130/90 पे, तो इस 130/90 को आपने कहना है हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसके लिए ये क्या है? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है ये इसके लिए। दूसरी कुछ वैल्यूज जो है इनको याद करना यहां जरूरी है। एक और वैल्यू ये याद कर लें, आपके पास जो एज, इंक्रीज इन एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए आप देख लें कि अगर फीमेल यानी वुमेन की जो एज है वो 45 प्लस हो, 40 to 45 प्लस में वुमेन चली जाए, तो इसके लिए हाइपरटेंशन फिर होगा 160/95। ठीक है, और अगर आप 45 प्लस मेल को देखते हैं तो इसके लिए हाइपरटेंशन 140/95 होगा। वाई सिस्टोलिक इज ग्रेटर इन केस ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू मेल? याद रखिए कि वहां पे लॉस ऑफ ब्लड बॉडी से बहुत हो चुका होता है,
या कुछ हो रहा होता है, इसकी वजह से ये जो बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी है ये कम होगी, तो इसलिए वो जो सिस्टोलिक है उनका वो क्या होगा, वो ज़्यादा। तो 4 वैल्यूज आ गई है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट, hypertension in adult, hypertension in 45 plus women and hypertension in 45 मेल। ये तो आ गया है। अब कुछ और चीज़ें भी है इसमें। एक तो इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स इसके लिए कौन से हैं, इसके लिए होते हैं रिसेप्टर्स कॉल्ड बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जरा इसको सीख लें। बैरो रिसेप्टर आपके पास 2 तरह के हैं, एक को कहा जाता है हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर, दूसरे को कहा जाता है लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर। 2 बातें सीख लें। हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर दे आर फाउंड इन आर्टरीज, ये आर्टरीज में होंगे, आयोर्टा आर्टरी, आर्ट्रियोल, स्पेशली आयोर्टा। और लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर ये स्पेशली होंगे कहां पे, वेन्स। अगर आपसे क्वेश्चन ईटा में ये पूछा जाए कौन सा बैरो रिसेप्टर वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है या इस वॉल्यूम को ये फिर मेंटेन करता है, नॉर्मलाइज करता है, तो याद रखें कि लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। क्लियर हो गई ये बात। तो इस ब्लड प्रेशर में आपने ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना है। ये वैल्यूज जो लिखी है इसको याद करें, ये याद करें कि सिस्टोलिक किस वजह से है, डायस्टोलिक किस वजह से है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अ डिवाइस बाय विच ब्लड प्रेशर इज मेजर, डिवाइस जिस पे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं इसको कहा जाता है स्पेग्मोमीटर। स्पेग्मोमीटर इसको कहा जाता है। आपने देखा होगा एक वो बेल्ट होता है जो आर्म के ऊपर लगाते हैं, एक उसमें वो पंपिंग जो हैंड में होता है पंपिंग, एक उसमें वो क्लॉक होता है, या वो मरकरी वाला आपके पास गेज होगा। तो जब उसको डॉक्टर पंप करता है तो वो एयर से वो बैग भर जाता है, जो बेल्ट आपने लगाया है आर्म के ऊपर, जिससे कुछ टाइम के लिए टेम्पररी वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टॉप होती है। जब आप उसको रिलीज करते हैं, एयर उससे आउट करते हैं, तो एयर के आउट करने से क्या होगा, वो एकदम से जो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो दोबारा शुरू हो जाएगी और आपको एक वैल्यू वहां पे दी गई होगी। अब इसको बहुत आसानी से इसको मेजर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये सपोज आपके पास वो गेज है मरकरी का, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं, ऐसे 10, 20, 40, ऐसे अप टू 200 प्लस 220 240 तक होता है इसमें। तो बहुत आसान है ये। स्टेथोस्कोप लगाएं ईयर में और आर्म के ऊपर जो आपने बेल्ट लगाया है, तो इसमें एक पोजीशन होता है आयोर्टा का, तो उसमें आप वो रख दें, डिटेक्टर रख दें। जब साउंड जहाँ से शुरू होगा, सपोज अगर नॉर्मल है तो साउंड शुरू होगा 120 पे और वो साउंड आके रुक जाएगा 80 के ऊपर, तो इट मीन्स के 120 इज सिस्टोलिक एंड 80 इज डायस्टोलिक। इस तरह इस ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिल गई है, इसको सीख लें, इसको याद कर लें और फिर जाके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज उठाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, छोटी सी चीज है आगे हाइपरटेंशन के टॉपिक में, क्योंकि हाइपरटेंशन को कुछ हद तक यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब जरा आप एक बात याद कर लें, हाइपरटेंशन आपके पास 2 तरह की होती है। इधर मैं इसको लिख रहा हूं तो आप गौर से जरा देखें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो और ये सारी चीजें एक जगह पे हो जाए। हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन 2 तरह की होती है। एक को कहा जाता है प्राइमरी, वैसे तो जनरली हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एक को कहा जाता है प्राइमरी, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी। अब देखिए जरा, सीखने की बात है। प्राइमरी हाइपरटेंशन कौन सी हाइपरटेंशन है? बहुत सिंपल है, ये है विदाउट एनी मेडिकल काज, जिसका कोई मेडिकल काज ना हो, विदाउट एनी मेडिकल काज। और याद रखिए ये टेम्पररी होता है, इसको एसेंशियल कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद कर लें
कि आज रिसर्च के मुताबिक 90 to 95% जो ब्लड प्रेशर होता है वो एसेंशियल ब्लड प्रेशर यानी प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है। क्लियर हो गई ये बात? एसेंशियल यानी कि प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है 90 to 95%। और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर क्या होगा? जिसका कोई मेडिकल काज हो, जिसका कोई मेडिकल काज हो। सपोज वन ऑफ द एग्जांपल इज थ्रोम्बोसिस, उसके बाद एम्बोलिज्म में या थ्रोम्बोसिस हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आगे हम पढ़ लेंगे, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फैट्स ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ये सेकेंडरी है। अब प्राइमरी की एग्जांपल क्या है? सपोज रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको देख के आपका बीपी इंक्रीज हो गया, कुछ टाइम के लिए वो खुद ही नॉर्मल हो जाता है, या इसको वाइट कोट डिजीज कहा जाता है। आप डॉक्टर के क्लिनिक में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं और डॉक्टर ने इंजेक्शन उठा लिया है, उस इंजेक्शन को देखते हुए आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। डॉक्टर ने स्पेग्मोमीटर उठाया है आपका बीपी चेक करने के लिए, उसको देखते ही आपका बीपी इंक्रीज हो गया है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्लड प्रेशर और दिस इज कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो 90 to 95% केसेस जो है ये एसेंशियल हाइपरटेंशन के होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इसमें हमारे पास स्लीप डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, प्रेगनेंसी में भी ऐसे होता है। डिफरेंट हमारे पास जो है इसके ऐसे काजेज है जो मेडिकल काजेज नहीं है, तो नॉर्मली इससे हमारे पास प्राइमरी ब्लड प्रेशर जो है ये हो जाता है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जो है वो परमानेंट होगा, उसका एक मेडिकल काज जो है वो जरूर होगा। क्लियर हो गई है ये बात? और फॉर यूर इंफॉर्मेशन में पेज नंबर 348 पे एक बात लिखी है कि अगर 5 to 6 mmHg ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, इसमें रिड्यूस आ जाए, तो 40% स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस जो है वो 15 to 20% इसके चांसेस कम हो जाएंगे। हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसके चांसेस कम होंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादातर डिजीजेस के चांसेस इससे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये वैल्यू याद रखें कि 5 to 6 mmHg ब्लड प्रेशर अगर रिड्यूस कर ले आप, तो इससे 40% स्ट्रोक का रिस्क रिड्यूस होगा और कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस जो है स्पेशली ये 15 to 20% रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट hypertension, all about blood pressure, and in the next lecture we are going to talk about some important diseases like thrombosis, embolism, atherosclerosis and arteriolosclerosis. Thank you so much.